चैप्टर 65 पाटलिपुत्र की ओर। चंद्रगुप्त और प्रियवर्मा की दोनों की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। मध्याह्न तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। जय पराजय का अवसर नहीं आया। न प्रियवर्मा आगे बढ़ सका और न चंद्रगुप्त आगे बढ़ सका। अब प्रियवर्मा के साथ चंद्रगुप्त लड़ता रहा। वह प्रियवर्मा के रण कौशल पर मुग्ध हो रहा था। सूर्य मध्याह्न के बाद नीचे उतरने लगा। दूसरी ओर संदीप भी भयानक युद्ध लड़ रहा था। अणिमा पुत्र ने चंद्रगुप्त से कहा, आप संदीप की ओर जाएं, प्रियवर्मा को मैं थाम लूंगा। परंतु प्रियवर्मा जैसे वीर के समक्ष लड़ने की चाह को चंद्रगुप्त रोक नहीं सका। वह बोला, मित्र, तुम ही संदीप से भिड़ो। प्रियवर्मा, मैं तुम्हारी वीरता पर मुग्ध हूँ, किंतु मुझे दुख के साथ अपना धर्म निभाना पड़ रहा है। ऐसा सोचकर सूर्यास्त से पूर्व ही मैं इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहता हूँ। मैं भी युद्ध को समाप्त करना चाहता हूँ, कहकर प्रियवर्मा ने अपने धनुष पर प्रतारक नामक बाण चढ़ाया। प्रियवर्मा बाण का संधान कर ही रहा था कि चंद्रगुप्त के बाण से उसके धनुष की प्रत्यंजा टूट गई और धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रियवर्मा के तत्काल दूसरा धनुष निकाला और प्रतारक बाण से चंद्रगुप्त के सारथी को मार डाला। कुपित चंद्रगुप्त ने एक वज्र जैसा बाण धनुष्य पर चढ़ाया और प्रचंड सिंहनाद कर उसे छोड़ा। प्रियवर्मा ने उसके टुकड़े करने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। वह सनसनाता बाण प्रियवर्मा की छाती में लगा और प्रियवर्मा चक्कर खाकर रथ से लुढ़क गया। चतुर सारथी सिंह रथ ने तत्काल रथ मोड़ा और रणभूमि से उसे दूर ले गया। चंद्रगुप्त की सेना ने जयनाद किया। कुछ सैनिकों के अतिरिक्त सभी सैनिक संदीप सेनापति के साथ चंद्रगुप्त की शरण में चले गए। महाराज चंद्रगुप्त अपने कुशल वैद्य को साथ ले प्रियवर्मा की छावनी में गए। चंद्रगुप्त के शस्त्र वैद्य ने परीक्षण कर कहा, महाराज, यदि इनको राजधानी में ले जाया जाए तो बच सकते हैं, अन्यथा स्थिति गंभीर है। आर्य विपुलक ही इस शल्य का उदाहरण कर सकते हैं, दूसरे किसी वैद्य में यह शक्ति नहीं है। चंद्रगुप्त बोला, किंतु पाटलिपुत्र पहुंचने में तो 2 दिन लग ही जाएंगे। 3 दिन तक कोई खतरा नहीं हो ऐसा प्रबंध मैं कर दूंगा। शल्य का विष रक्त में प्रसरित न हो यह करना आवश्यक है, किंतु मेरे औषध का प्रभाव केवल 3 दिन तक ही रहेगा, वैद्य ने कहा। प्रियवर्मा का सारथी सिंहरथ वहीं था। वह बोला, मेरा तेजस्वी अश्व कल प्रातः ही पाटलिपुत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रगुप्त ने सिंहरथ को तत्काल रथ तैयार करने की आज्ञा दी और सुखपूर्वक प्रियवर्मा को रथ में बिठाकर वैद्य के साथ रथ को पाटलिपुत्र की ओर रवाना किया। चैप्टर 66 युद्ध का भय। घायल प्रियवर्मा मृत्यु के साथ संग्राम करता हुआ राजवैद्य श्रीदत्त शर्मा के औषधालय में पहुंचा। आर्य विपुलक ने प्रियवर्मा का निरीक्षण किया। वह अत्यंत चिंतातुर हो गया। मृत्यु का सघन अंधकार उसके प्राणों को मतने लगा। आर्य विपुलक गुरुदेव श्रीदत्त के पास आए और प्रियवर्मा की पूरी स्थिति बताई। श्रीदत्त शर्मा ने नाड़ी परीक्षण किया और अपने शिष्य आर्य विपुलक से कहा, शल्य क्रिया करो, पसली निकाल दो, उसके प्राण टिक सकेंगे। ऐसा औषध तैयार कर रहा हूँ। उस समय महाबलाधिकृत भी आ पहुंचे। चित्रलेखा को भी बुला लिया गया था। आर्य विपुलक प्रियवर्मा को शल्य क्रिया कक्ष में ले गए और उसे पंचवल्कल की शैया पर लिटा दिया। तत्पश्चात ईश्वर का स्मरण कर सिंहिका नामक शस्त्र उठाया। श्रीदत्त शर्मा भी वहां उपस्थित थे। लगभग 3 घंटे के अनंतर आर्य विपुलक और श्रीदत्त शर्मा दोनों शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। देवी चित्रलेखा प्रश्न भरी दृष्टि से आर्य विपुलक की ओर देखने लगी। महाबलाधिकृत ने पूछा, क्या स्थिति है? श्रीदत्त शर्मा बोले, प्रियवर्मा की मृत्यु का खतरा तो टल गया है, किंतु इनकी शैया यहाँ उपवन में ही 3 माह तक रखनी होगी। चित्रलेखा ने आश्चर्य के साथ कहा, 3 माह? हाँ देवी, शल्य क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। शल्य क्रिया यानी सर्जरी, परंतु साथ ही साथ आंतरिक ज्वर हो गया है, यानी आंतरिक यानी इंटेस्टाइन में ज्वर हो गया है।
इस ज्वर को शांत करने में 40 दिन तक लगेंगे और फिर 1.5 माह यहाँ रहना होगा। श्री दत्त शर्मा ने कहा। मेरे भवन में बीच में ही हंसते हुए श्री दत्त शर्मा ने कहा, देवी 3 माह बाद अपने भवन में आप इनका स्वागत कर पाएंगी। आपके जीवन दीप को जलाए रखने के लिए जो प्रयोग अपेक्षित है वह यहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उस प्रयोग में चिकित्सक की सतत उपस्थिति उपेक्षित है। आप चिंता न करें, दिन में इनकी परिचर्या में आप साथ रह सकेंगी। 3 दिन बाद प्रियवर्मा की शैया उपवन में स्थापित कर दी गई। वहां एक निर्वात कुटीर का निर्माण कर दिया गया। देवी चित्रलेखा, चित्रा और वैद्यराज द्वारा नियुक्त निपुण परिचारक वहां रहने लगे। चित्रा और चित्रलेखा दोनों सूर्यास्त से पूर्व अपने घर चली जाती। रात्रि में रोगी के पास स्त्रियों को रखना चिकित्सा नियम के विरुद्ध था। 2 महीने बीत गए। मगध के महापुरुष चाणक्य की नीति के अनुसार घटित जन क्रांति को दबाने की शक्ति सम्राट में पशुबल में नहीं रही। चंद्रगुप्त की लोक सेना उत्तरोत्तर ग्राम विस्तारों को हस्तगत करती हुई आगे बढ़ने लगी। जनता का प्रिय कवि रत्नशेखर गांव-गांव घूमकर अपने गीतों द्वारा जनता को क्रांति में बलिदान हो जाने की प्रेरणा देने लगा। मिथिला का यह रसिक कवि जो काम राग को उद्दीप्त करने में माहिर था, वह आज गांव-गांव में कर्तव्य और धर्म की शिक्षा देने में अथक श्रम करने लगा। महाबलाधिकृत सौरदेव ने भी 2 महीने में पाटलिपुत्र के बचाव की पूरी तैयारी कर ली। पाटलिपुत्र की जनता को तथा सेना को खाद्य सामग्री मिलती रहे, इसलिए धान्य भंडार भरे जाने लगे और गंगा का जल मार्ग भी सुरक्षित कर लिया गया। दूर दूर प्रदेशों को संरक्षण करने के लिए नियुक्त महासेना नायक श्री मल्ल भी सेना के साथ पाटलिपुत्र आ पहुंचा। युवराज श्रीनंद भी मालव देश से बड़ी सेना एकत्रित कर पाटलिपुत्र आ गए और इधर काशी नरेश की विशाल सेना भी पाटलिपुत्र से मात्र 10 कोस की दूरी पर ही आ पहुंची। पर्वतक की सेना ने भी पाटलिपुत्र के उत्तर पूर्व भाग में अपनी छावनी स्थापित कर ली और गंगा के ऊपरी तट पर कलिंग की वाहिनी ने 7 कोस दूर रहकर अपना पड़ाव डाला। बंग, गौड़ और मणिपुर की कुछ पदाती सेना चंद्रगुप्त की सहायता करने आ पहुंची और वह चंद्रगुप्त की सेना के साथ ही जुड़ गई। मगध के आसपास के राज्यों का प्रवास संपन्न कर महात्मा चाणक्य अपने निवास स्थान चणकपुर में आ गए और वहीं से लोक क्रांति का संचालन करने लगे। पाटलिपुत्र की जनता इस प्रकार तीनों ओर से घिर चुकी थी। गंगा का जल मार्ग और मालव की ओर से जाने का मार्ग कुछ मुक्त था। महाबलाधिकृत सौरदेव ने बचाव के लिए अद्भुत व्यूह रचना की थी। शत्रु वर्षों तक सर पटक पटक कर मर जाए फिर भी पाटलिपुत्र को आंच नहीं आ पाएगी, ऐसी संगीन व्यवस्था की गई थी। संग्राम की पूरी भूमिका तैयार हो चुकी थी, परंतु अभी तक रणभेरी नहीं बजी थी, क्योंकि मगध के महापुरुष चाणक्य ने अपने पक्ष के सभी सेना नायकों, राजाओं और मंत्रियों को एकत्रित कर यह निर्णय किया था कि यदि रक्तपात के बिना भी धनानंद मान जाए, ऐसा एक अवसर सम्राट को देना चाहिए और इस कार्य के लिए एक दूत को भेजने का निर्णय भी लिया गया। दूत पाटलिपुत्र पहुंचा, किंतु वहां से भी चाणक्य को निराशा ही मिली और युद्ध के भय से सारा आकाश घिर गया। चैप्टर 67 भयंकर शस्त्र। चणकपुर में आचार्य विष्णुगुप्त की कुटीर आज अनेक राजपुरुषों से संकुल हो रही थी। विप्र आनंद से जो दूत गया था पाटलिपुत्र, उससे चाणक्य ने पूछा, अपने कार्य में सफलता मिली या नहीं? आनंद बोला, सफलता नहीं मिली, परंतु मिलेगी अवश्य। मैंने मगधेश्वर को धर्म की दृष्टि से समझाया, परंतु वे समझने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका मंत्रीवर्ग भी तैयार नहीं था और उनके सेना नायक युद्ध करने के लिए कटिबद्ध थे। मगधेश्वर चंद्रगुप्त को युवराज पद देने के लिए सहमत नहीं हुए और वे उसे एकाध प्रदेश का राजवी बनाना चाहते हैं। मैंने सभा को समझाने का प्रयत्न किया कि युद्ध का मार्ग अत्यंत भयंकर है और अहिंसा की दृष्टि से वह कभी आदेय नहीं है, किंतु मुझे इसमें सफलता नहीं मिली और मैंने आपके आदेशानुसार
फाल्गुन कृष्णा एकम को युद्ध का आह्वान दे दिया। वहां बैठे सभी सेना नायक इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य विष्णुगुप्त बोले, विप्रानंद, आने वाले विनाश को रोकना ही सही अर्थ में राजनीति है। मगधेश्वर की राजनीति अब इतनी सबल नहीं रही कि वह विनाश को रोक सके। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह यथार्थ है। विप्रानंद, तुमको निष्फलता नहीं मिली, यह निष्फलता मिली है नंदवंश के अंतिम प्रकाश को। ये सारे उसके अस्त होने के चिन्ह हैं। सभा में मगध के महामंत्री थे या नहीं? वे वहां उपस्थित थे, परंतु वे तो मौन धारण कर गंभीर मुद्रा में ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। मात्र एक बार बोले थे, विप्रानंद ने कहा। चाणक्य बोले, यह एक ही ऐसा महापुरुष है जो अपने पिताश्री की राजनीति को टिकाए रख सकता है, परंतु मगधेश्वर की मंद भाग्यता है कि वे इसे अपना नहीं मानते। ठीक, हमारे सदाशय का वहां आदर नहीं हुआ, परंतु यह तो बताओ कि तुमने पाटलिपुत्र में और क्या देखा, क्या अनुभव किया? पाटलिपुत्र की जनता बाहर से स्थिर और सौम्य है, परंतु युद्ध की विभीषिका उनके हृदय को मथ रही है। सभी लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में लगे हैं। मगधेश्वर की विराट सेना वहां एकत्रित हो चुकी है और वार योषिताओं का धंधा जोर शोर से चल रहा है। पाटलिपुत्र के रंगालय भी सैनिकों से भरे रहते हैं। नृत्यालयों में भी सेनानायक और वरिष्ठ राजपुरुष पूरा रस लेते हैं। विप्र आनंद ने कहा। काशीराज ने पूछा, आपने सैनिकों का नैतिक बल कैसा देखा? विप्र आनंद ने हंसते हुए कहा, महाराज, 15 वर्ष पूर्व मागधी सेना की जो शक्ति थी, धाक थी, वह आज नहीं रही। प्रमोद प्रिय सैनिक केवल लड़ने के लिए ही लड़ने के इच्छुक हैं, उनमें उत्साह नहीं है। चाणक्य बोले, युद्ध ही आज का धर्म है। मगध की धरती युद्ध मांग रही है, बलिदान मांग रही है। आप सब शीघ्र ही मोर्चे पर जाएं और अन्याय को ललकारें। आर्यों की पुनीत संस्कृति को बचाने के लिए रक्त की अंतिम बूंद रहने तक लड़ते रहो। युद्ध की व्यूह रचना कैसी हो, यह विषय मेरा नहीं, आपका है। जिसमें मर मिटने की तमन्ना होती है, विजय उसी की होती है। आप सब जानते हैं कि पाटलिपुत्र की तीनों ओर से घेराबंदी की गई है और उसका प्राण रूप गंगापथ मुक्त है। कलिंग के सेनापति ने यह आशंका व्यक्त की थी कि गंगापथ के अवरोध में हम सफल नहीं हो सकते, परंतु मुझे न कोई चिंता है और न भय, किंतु वह गंगापथ ही हमारे विजय का द्वार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं मानता हूं कि मगधेश्वर का नौका बल महान है, फिर भी वह हमारे सामने झुक जाएगा। चाणक्य को यह आत्मविश्वास है कि मागधी सेना के दिग्गज जिस दिन न्याय और अन्याय की तुलना करने के लिए तत्पर होंगे, उस दिन वे चंद्रगुप्त के पक्षधर हुए बिना नहीं रहेंगे। फिर महाराज पर्वतक ने युद्ध के लिए निर्धारित रूपरेखा सबके समक्ष रखी। उस रूपरेखा की विशेषता यही थी कि वैसा युद्ध लड़ा जाए जिसमें रक्तपात कम से कम हो और वह लंबा न चले। योजना पर विचार करने के पश्चात चाणक्य ने कहा, यह रूपरेखा उत्तम है, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में महाबलाधिकृत सौरदेव जैसा वीर, धीर और कुशल सेनानी कोई दूसरा नहीं है। यह बात भी हमें विस्मृत नहीं करनी है। वह मात्र वीर ही नहीं है, एक चतुर खिलाड़ी भी है। युद्ध को कैसे लंबा करना, कैसे छोटा करना, कैसे पलटना, शत्रु सेना को कैसे धोखा देना, ये सारी कलाएं वह जानता है। मैं तो यह भी मानता हूं कि जब तक सौरदेव के हाथ में रण की डोर है, वहां तक हमें विजय प्राप्त करना कठिन होगा। फिर भी अंतिम विजय हमारी ही होगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है।